मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस बुक आवर एनवायरनमेंट का चौथा टॉपिक आयर के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। चूँकि कल हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ था तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसमें हमने कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा, हमने वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा, हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी। अब हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वो आज की क्लास में देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसके 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। तो ये 6 पार्ट जो हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हेडिंग है इसकी। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपने क्लास में जो हमने यहाँ क्लास इससे पहले पढ़ा उसमें ये एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी तरह पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जहाँ तक एटमॉस्फेयर का ताल्लुक है, हमारी ज़मीन जो है ये एक बहुत बड़े हवा के एक ब्लैंकेट से सराउंडेड है। इसके हर और हर तरफ हवा का एक बहुत इंतहा एक ब्लैंकेट है। तो ये जो पूरा ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ, जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द है, ऊपर है, तो इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर दूसरा, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से 2 गैस हैं? तो कंपोजिशन में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर 21.3% ऑक्सीजन का है। तो ये 2 गैस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। फिर इसके बाद है तीसरा पार्ट, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा गैस पैदा कर रहा है? हमने ये पहले पढ़ा ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसे कहते हैं। क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें एक गैस है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूरज से जो किरणें आती हैं उनमें लाइट के साथ साथ हीट भी हुआ करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक खूबी है कि ये इस हीट रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करता है। क्योंकि ये इसमें जज़ब हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता है। इस हीटिंग इफेक्ट जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा रेज ट्रैप हो जाएंगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन ज़्यादातर नुकसानात हैं। फ़ायदा इसका यह है कि पोलर रीजन जहाँ पे हम कोई प्लांट कोई क्रॉप ये पैदा नहीं कर सकते तो वहाँ पे इसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या है कि ये आइस कैप्स जब मेल्ट हो जाएंगे तो ये पानी समंदर में जाएगा, और समंदर की जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, वो सी लेवल अप हो जाएगी। जब सी लेवल अप हो गई तो जो आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे डूब जाने का एहतिमाल है, खतरा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है जो इस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। फिर अगला पार्ट, व्हाट इज वेदर। वेदर हम किसे कहते हैं? हमने पिछले क्लास में देखा कि वेदर एंड क्लाइमेट दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो आवर टावर या डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर की होती है इसे हम वेदर कहते हैं। जबकि अगर हम किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में किसी लंबे अरसे तक इस कंडीशन का मुताल्ला करेंगे तो उसे हम उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। फिर अगला पार्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स। 3 तरह के रेनफॉल्स क्या हैं? तो इसमें मुख्तलिफ किस्म जो है, पहला है साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरा रिलीफ रेनफॉल और तीसरा जिसे हम कन्विक्शनल रेनफॉल कहते हैं। तो ये 3 तरह के रेनफॉल्स हैं।
फिर छठा पार्ट, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हम किसे कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जो हवा है ये एक जिसका जो अपना वजन होता है, उस वजन की बदौलत ये हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ, जमीन की तरफ एक्ट करता है। तो ये इस हवा के इस वजन से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जमीन की सतह पर, इसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। अब मामला है कि हम ये एयर प्रेशर महसूस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक तो ये हमें हर तरफ से इक्वली प्रेस करता है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी जो होती है एक इसका काउंटर प्रेशर डेवलप करता है, यही वजह है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो हम ऊपर जाते हैं ये एयर प्रेशर कम होता जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है टेक्स्ट बुक आई है, तो यहाँ पे टिक मार्क दिए गए हैं, यहाँ पे 3 आंसर दिए गए हैं, हमें उनमें से देखना है कि सही वाला कौन सा है। मैंने सही वाले को नीचे लाइन लगा दी है रेड कलर से और टिक लगा दिया है, तो ये आपका सही आंसर इसका होगा। पहला पार्ट, ए पार्ट, कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। जो सूरज से रोशनी आती है इसमें 3 तरह की वेव्स होती हैं, जिन्हें हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, या विजिबल लाइट। 3 तरह की होती है और इसमें से ये कुछ हार्मफुल रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में। तो ये रेज जो होती हैं इन्हें कौन सा गैस बचाता है? क्योंकि इस पूरा हवा में एक लेयर है, एक गैस है, दैट इज ओजोन। यही इस ओजोन से ही हम इन रेज के मुज़िर असरात से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक आंसर है, नाइट्रोजन और ओजोन है, तो इसका सही जवाब ओजोन होगा। फिर अगला पार्ट दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? तो वो हमारे लिए ट्रोपोस्फियर होगी, जिसमें ये सारी मौसमी तब्दीलियां वगैरह सब कुछ होता रहता है हमारे जमीन से ऊपर। जो ये पहली परत है तो इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसी ट्रोपोस्फियर में ये सब कुछ होता है और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा इसका लिखा गया है यहाँ पे थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर इसका सबसे अहम लेयर हमारे लिए माना जाता है। फिर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड से कौन सी लेयर फ्री है? क्योंकि हमने देखा कि मौसमी तब्दीलियां ट्रोपोस्फियर में होती हैं। फिर दूसरा यहाँ इसने दिया है स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। मेसोस्फियर तो लास्ट वाला है और स्ट्रेटोस्फियर जो है दिस इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, और यही आइडियल माना जाता है। जो जहाज होते हैं इनकी फ्लाइट्स के लिए ये आइडियल माना जाता है। फिर चौथा पार्ट, एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। जो ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं, द प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है? ऊपर जाने से ये डिक्रीज हो रहा है। तो पहला आंसर यहाँ है इंक्रीज, फिर दूसरा डिक्रीज, तीसरा यहाँ लिखा है रिमेन सेम। सेम तो नहीं रहता है, ये डिक्रीज, ऊपर जाते जाते ये डिक्रीज होता जाता है। फिर पांचवा पार्ट, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ। जब प्रेसिपिटेशन जमीन पर लिक्विड शेप में आ जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लाउड। ये तब तक होता है जब ये ऊपर होगा। जब ये नीचे आ जाएगा जमीन पे, ये 2 सूरतों में हो सकता है, इधर इट कैन बी रेन और स्नो। क्योंकि यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड रेन है। अगर सॉलिड शेप में लिखा होता तब ये स्नो या जिसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं उस सूरत में नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ लिक्विड लिखा गया है तो सो ये रेन जो होगा इसका दूसरा पार्ट जो है बी, ये इसका सही जवाब है। तो इसके साथ ये इसके जो पहले हिस्से के कुछ क्वेश्चन थे ये मुकम्मल हो गए। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है वो हम कल के क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।